हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने सेविंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करके छोड़ा था, तो आज से वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बट उससे पहले मुझे एक चीज़ समझानी है, दिस इज रिगार्डिंग कंजम्पशन ओनली। तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था, इट वाज कंजम्पशन फंक्शन और उसकी दो टाइप की प्रोपेंसिटीज थी। वहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ था, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरा कंजम्पशन करता है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। अब इनकम लेवल अगर ओ वाई वन है तो उसमें कंजम्पशन कितनी आती है, ओ से सी वन तक। सिमिलरली इनकम बढ़ जाए ओ वाई टू पर, तो आपकी कंजम्पशन भी सी टू तक चली जाती है, विच मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। अब एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन सी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई। अब सी में चेंज कितना है बेटा, सी वन से सी टू। किसकी वजह से, इनकम में चेंज कितना था, वाई वन से वाई टू। तो फॉर्मूला बनता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, विच मीन्स सी वन से सी टू अपॉन में वाई वन से वाई टू। बेसिकली ये है क्या चीज, चेंज इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एक्सिस। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, किसी भी कर्व के स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, व्हिच मींस एमपीसी कैन बी टर्म्ड एज स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ये याद रखिएगा कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व किसको कहते हैं, एमपीसी को कहते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से 1 ही हो सकती है, ना 1 से बड़ी ना 0 से छोटी, पर 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब जब हम एपीसी की बात करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितनी है वो शो करता है, विच मीन्स अगर मुझे C1 लेवल पे चेक करना है तो इनकम कितनी है Y1, कंजम्पशन कितनी है C1। तो फॉर्मूला विल बी OC1 डिवाइड बाय OY1। ऐसे C2 लेवल पे चेक करेंगे तो OC2 यहाँ से लेकर यहाँ तक डिवाइड बाय यहाँ से लेकर यहाँ तक। करेक्ट। तो ये कंजम्पशन फंक्शन था। एक यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन बनता है which is very important for 2 mark type of questions, which is MPC of a developing country या पुअर कंट्री पुअर पीपल, कुछ भी इस तरीके का वर्ड लिखा हो, इज मोर देन डेवलप्ड या रिच कंट्री। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो कंजम्पशन पे ज्यादा खर्च करती है एज कंपेयर टू सेविंग्स। उसका रीजन क्या है, मेरे पास इनकम है और मैं पुअर हूँ, तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं अपने कंज्यूम कर लूँ, अपनी नेसेसिटीज पूरी कर लूँ। लग्जरी और सेविंग्स तो मेरी बात की बात है, विच मीन्स कि जो डेवलपिंग पुअर कंट्री होती है वो कंज्यूम ज़्यादा करती है और सेव कम करती है। अगर कंजम्पशन ज़्यादा करेगी, विच मीन्स इंक्रीज इनकम का ज़्यादा पोर्शन कंजम्पशन में जाएगा, ना कि सेविंग्स में। हेंस उसका एलपीसी हमेशा ज़्यादा रहेगा। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज के केस में क्या होता है, वो अपनी नेसेसिटीज पूरी कर चुके हैं ऑलरेडी, लग्जरीज पे काम कर रहे हैं। अब लग्जरीज का क्या मतलब है कि आपकी इनकम बड़ी मल्टीपल टाइम्स बढ़ रही है, तो आप उसमें से कुछ ही पोर्शन अपना कंजम्पशन में डालते हो, बाकी सारा क्या हो जाता है, सेव। हेंस आपका एमपीसी इस केस में क्या रहता है, कंपैरेटिवली कम रहता है। दिस इज द रीजन। तो हम ये बोल सकते हैं कि एमपीसी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज ऑलवेज मोर देन एमपीसी ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। ये याद रखना। एक छोटा सा हिंट और दे रहा हूं बेटा मैं, एमपीसी ऑलवेज डिक्लाइन विद राइज इन इनकम। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी इनकम जितनी जितनी बढ़ती जाएगी, आप उस इंक्रीज इनकम का कंजम्पशन पे जो पोर्शन है वो धीरे धीरे कम करते जाओगे। इसका रीजन मैंने आपको भी यहीं पे समझाया कि जब तक आप डेवलपिंग हो, जब तक आप पुअर हो, तब तक आप खर्च ज्यादा करना प्रेफर करोगे और सेव करोगे। बट एक पॉइंट आएगा जहां पर आपको लगेगा कि आपकी जरूरतें सारी पूरी हो गई, अब आपको लग्जरी चाहिए, विच मीन्स कि जैसे जैसे आपकी इनकम का लेवल बहुत ऊपर वाले पोर्शन पे चला जाएगा, आप सेव ज्यादा करने लग जाओगे और कंज्यूम कम। हेंस एक पॉइंट के बाद इंक्रीज इनकम का ज्यादा पोर्शन कंजम्पशन में ना जाकर किसमें जाना स्टार्ट हो जाएगा, सेविंग में। बट इससे हमारा डायग्राम जो बनता है वो किसी कर्व में बनता है, बट हमारा कंजम्पशन कर्व कैसा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन डज नॉट मीन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल। स्ट्रेट लाइन का मतलब अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है। ये कब होगा, जब इसका स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप क्या है इसका, एमपीसी। तो हमने अपनी अजम्पशन में इसको क्या माना है, लीनियर माना है। लीनियर का मतलब होता है, लीनियर एमपीसी का मतलब होता है कि एमपीसी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। तो हम अपनी पूरी थ्योरी में एमपीसी को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। बट इन रियल इकोनॉमी एमपीसी क्या करता है, हमेशा डिक्लाइन करता है। तो इन केस वो 1 था तो 1 से धीरे 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 नीचे आते आते 0 तक आ जाएगा, बट वो हमेशा डिक्लाइन करता है, कभी राइज नहीं करता। ठीक है, याद रखना।
मेरा क्वेश्चन ये वाला सेम इज विद एपीसी और एमपीसी दोनों रियल इकोनॉमी में क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं जैसे जैसे हम डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन वाइंड अप होता है, एक बार सेविंग फंक्शन करते हैं, फिर दोनों का आपस में रिलेशन, दोनों की आपस में अलजेब्रिक इक्वेशन वो कवर करेंगे। गॉट इट। तो पहले सेविंग फंक्शन करते हैं, सेविंग फंक्शन से कंटिन्यू करते हैं। अगेन सेविंग फंक्शन और सेविंग्स में भी डिफरेंस समझ लो एक बार के लिए, सेम कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन में। सी सेविंग फंक्शन तो आपको अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे अलग अलग लेवल ऑफ सेविंग्स बताता है, विच मीन्स अगर मैं पूरे शेड्यूल की बात करूँ कि आपकी इनकम का लेवल यहाँ पर है और यहाँ पे आपकी सेविंग्स लिखी हुई है, तो दिस इज टर्म्ड एज सेविंग फंक्शन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 100 रुपये की इनकम पे आप 50 रुपये की सेविंग्स कर रहे हो, तो ये मेरे लिए सिर्फ सेविंग्स बनती है, ये याद रखिए। सेम कंजम्पशन का कंजम्पशन फंक्शन होगा तो पूरा, और कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे कितनी कंजम्पशन है। सो बेस्ड ऑन दिस स्टार्ट करते हैं ना। सेविंग इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब इनकम का ही कुछ पोर्शन हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। इट सिंपली इंप्लाइज कि आपकी सेविंग्स भी किस पे डिपेंडेंट है, इनकम पे। सेकंड, ये यूनिवर्सल इक्वेशन है जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी कि इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ती जाएगी आप उतना ही सेव भी करते जाओगे। बट एक इसका स्टार्ट पॉइंट मैंने समझाया था कि आफ्टर अ पॉइंट, एक पॉइंट तक बढ़ने के बाद आफ्टर अ पॉइंट चेंज इन एस क्या करता है, ग्रो करता है। विच मीन्स आप स्टार्टिंग में तो कंज्यूम ज़्यादा सेव कम करोगे इनकम के बढ़ते बढ़ते, क्योंकि मैं पुअर डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करता हूँ। बट जैसे जैसे मैं एक पॉइंट के बाद पहुँच जाऊँगा, इट मीन्स कि हम सेव ज़्यादा करेंगे और कंज्यूम क्या करेंगे, कम। बट स्टिल हम अपनी अजम्पशन में क्या मानते हैं, लीनियर मतलब कॉन्सेप्ट, तो ज़्यादा चेंज नहीं मानते। नेक्स्ट, अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, बेटा मैं डेरिवेशन इसी में समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझो। 45 डिग्री लाइन हमारे पास है ऑलरेडी, कौन सी, इनकम कर्व या एएस कर्व। ये मेरा कंजम्पशन कर्व है जो मुझे गिवन है। क्वेश्चन कैसे आता है, डिराइव सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन और रिवर्स, वो भी करूँगा इसका, ठीक है, अलग से। अब कंजम्पशन कर्व आपको गिवन है ये वाला, जो हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। क्यों, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन की जाती है। अब जब इनकम का लेवल जीरो है तो सी प्लस एस जीरो होगा, तो एस की वैल्यू क्या बन गई, माइनस सी। इनकम जीरो होने पर सी कितना था, सी बार। तो हम क्या कह सकते हैं, जब इनकम जीरो है तो सेविंग्स कितनी होंगी, माइनस सी बार। तो जितना सी बार पॉजिटिव है उतना ही सी बार क्या कर दो, नेगेटिव। मींस ए यहाँ पर था तो नीचे कितना हो गया, ए डैश। सेकंड पॉइंट, अगर वाई और सी ब्रेक इवन पर इक्वल है तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनता है, माइनस सी बार। का मतलब ये हुआ कि जब मेरी इनकम का लेवल जीरो है, मैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम पक्का करूँ। उस कंजम्पशन को करने के लिए हम कहाँ से पैसा लेके आते हैं, या तो पुराना डिसेव करते हैं, डिसेव का मतलब सेविंग्स पॉजिटिव, कम कर दी तो क्या हो गई, नेगेटिव। या हम पैसा बोरो करते हैं, वो भी क्या मेरी नेगेटिव सेविंग्स है, क्योंकि मुझे वो किसी को पे करना पड़ेगा। इट इम्प्लाइज कि स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस से। तो हम इसको नेगेटिव ऑफ वाई इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। गॉट इट। नेक्स्ट आता है स्लोप, हमेशा पॉजिटिव स्लोप होगा। पॉजिटिव क्यों, इनकम में और सेविंग में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। तो जितनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी उतनी ज्यादा सेविंग्स भी बढ़ती है। सो देयर इज ऑलवेज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व या पॉजिटिव स्लोप। थर्ड पार्ट आता है ब्रेक इवन पॉइंट का। अब समझो इसको, अगर हम ये कहते हैं एट ब्रेक इवन जितना आपने कमाया उतना आपने खर्च कर दिया, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर y और c इक्वल हो गए तो s कितना बच जाएगा, जीरो। तो इसी पॉइंट ऑफ लाइन पर आपका सेविंग कितना होना चाहिए, जीरो। अगर सेविंग जीरो है तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, दो। एक ये रहा और एक ये रहा। आप इसको ए डैश मार्क कर सकते हैं। तो इन दोनों से पास होने वाली एक ही लाइन बनेगी विच इज टर्म्ड एज सेविंग्स, जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ब्रेक इवन से पहले ये जितना भी रीजन है इसमें सेविंग्स क्या है, नेगेटिव, मतलब इससे। और ब्रेक इवन के बाद जितना है उसमें सेविंग्स क्या है, पॉजिटिव, मतलब आप पॉजिटिव सेविंग्स करोगे। तो ब्रेक इवन से पहले नेगेटिव सेविंग्स, इस पे सेविंग्स जीरो और इस पे सेविंग्स पॉजिटिव। ये आपका सेविंग फंक्शन बनता है। होपफुली क्लियर है सारा टॉपिक। तो सेविंग फंक्शन अगर कभी पेपर में आता है आपको ये सारे एक्सप्लेन करना है, ये पॉइंट्स लिखने हैं, उसके साथ साथ प्रोपेंसिटीज लिखनी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन 5 मार्क का आता है। इनकेस ये 4 मार्क का आ रहा है तो उस केस में इनको बहुत ब्रीफ लिख के आप प्रोपेंसिटीज के नाम लिख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर
टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू सेव। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था प्रोपेंसिटीज का क्या मतलब होता है कि टेंडेंसी कैसी है लोगों की पैसे को सेव करने की। तो हमारे पास सिमिलरली दो पार्ट्स आते हैं, एक एनपीएस और एक एपीएस। एनपीएस का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एडिशनल कि इनकम के बढ़ने पर सेविंग्स में क्या चेंज आएगा, तो चेंज इन सेविंग्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। जबकि एपीएस क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब सेविंग्स कितनी होगी अगर इनकम का लेवल कुछ गिवन है। एग्जांपल लेके था, अगर मैं आपको कहता हूँ इनकम 100 थी, सेविंग्स थी 80 की, तो एपीएस क्या बनेगा, 100 रुपए की इनकम पे आप 80 रुपए सेव कर रहे हो, तो 1 रुपए की इनकम पे कितना करोगे, 0.8 या 80%। जबकि अगर 100 से 200 हो गया और आपने इसको 120 किया, विच मीन्स इनकम के 100 रुपए बढ़ने पर आपने सेविंग्स को कितने से बढ़ाया, 40। तो हम कहेंगे 40 विद रिस्पेक्ट टू 100 मतलब 0.4 या 40%। फिर अब सुनो ध्यान से, अगर मैं लिखता हूँ 40% ऑफ इंक्रीज इनकम इज सेव्ड, तो यहाँ पे 40% जो वैल्यू है वो किसकी है, एनपीएस की। और अगर हम कहें 40% ऑफ इनकम इज सेव्ड, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, 40% एपीएस की। इसका क्या मतलब हुआ, इस पे डिपेंड करता है। अगर आपको कहा जाएगा इंक्रीज इनकम का सेव कर रहे हो तो एमपीएस, अगर आपको कहा जाए सिर्फ इनकम का सेव कर रहे हो तो एपीएस। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेविंग फंक्शन। प्लीज ये टिप्स पे याद रखिएगा, डेरिवेशन 100% आती है। अब एक चीज और समझना, वैल्यूज की बात करते हैं, तो एमपीएस भी 0 से 1 बोथ इंक्लूडेड। क्यों, देखो मैंने अभी समझाया कि कैसा कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग। अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग है तो इट सिंपली इंप्लाइज कि ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 0 से नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, 1 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता, तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या देखा आपने, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। अब चेंज इन वाई दो ही जगह तो लगेगा, या तो कंजप्शन या सेविंग। अगर मैंने कहा इनकम 100 रुपए से बढ़ी, अगर मुझे एमपीएस की वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए तो न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा। तो अगर इनकम 100 से बढ़ी तो कंजम्पशन सपोज एक सेविंग 120 से बढ़ गई, ऐसी सिचुएशन में कंजम्पशन क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। इसमें और इसमें नेगेटिव रिलेशन कभी नहीं हो सकता है कि इनकम बढ़ रही है बट कंजम्पशन कम हो जाए। हेंस आपका चेंज इन एस हमेशा चेंज इन वाई से क्या होता है, छोटा या उसके इक्वल होता है। तो ये याद रखना बेटा, सेविंग 0 हो सकती है, चेंज इन सेविंग्स भी 0 हो सकती है, कंजम्पशन की चेंज मतलब चेंज इन सी 0 हो सकता है, बट सी अपने आप में 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये याद रखना, रूल है। क्लियर। सो दिस वाज अबाउट एमपीएस। एपीएस की वैल्यूज की बात की जाए तो एपीएस कहते हैं बेटा एस अपॉन वाई। अब एस और वाई का रिलेशन देखो, एस तो नेगेटिव भी है, एस 0 भी है और एस पॉजिटिव भी है, पर एस कभी वाई से बड़ा नहीं होगा, ये रूल है। क्यों रूल है, सिंपल, फिर से सेम, y is equals to c plus s। अगर y 100 है और मैं कह दूं एक बार के लिए कि सेविंग 100 से बड़ी हो सकती है, तो कंजम्पशन क्या होगी, नेगेटिव। भाई कंजम्पशन तो 0 भी नहीं हो सकती, नेगेटिव तो दूर की बात है, इट इंप्लाइज कि ये कभी उससे बड़ा नहीं होगा। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कभी बड़ा नहीं होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, पर जैसे जैसे आप इकोनॉमी में ग्रो करते हो, इन दोनों की वैल्यू क्या करती है, राइज करती है। अभी समझाया था रूल कि डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाओ या कम इनकम से ज्यादा इनकम की तरफ, तो आप हमेशा सेविंग ज्यादा करते हो और कंज्यूम क्या करते हो, कम। हेंस आपका एमपीएस और एपीएस दोनों क्या करने के चांसेस होते हैं, बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेविंग फंक्शन। आई होप इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है। डेरिवेशन में एक बार ब्रीफ बोल देता हूँ फटाफट से कि जब इनकम का लेवल 0 है तो जितनी पॉजिटिव कंजम्पशन उतनी ही नेगेटिव सेविंग्स, तो आप इसको माइनस सी बार लिख सकते हैं। तो ए यहाँ पे था तो आप यहीं पे ए बार ले सकते हो। सेकंड, ब्रेक इवन पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होंगे, इसी पार्ट पर सेविंग्स क्या होंगी, 0। दो पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन पास कर सकती है विच विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग सेविंग। अब यहाँ पे ना दो क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, मतलब मेरे से क्लास में बच्चे ज़्यादातर ये पूछते हैं, क्या क्या सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व के या इनकम कर्व के पैरेलल बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा या कैसे बनेगा। देखो लॉजिक से चलेंगे, ध्यान से समझना। अगर सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व के पैरेलल है, इट इंप्लाइज दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल, है ना। अब कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या होता है, एमपीसी, सेविंग कर्व का स्लोप क्या होता है, एमपीएस। तो अगर एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू इक्वल हो जाए
तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल बन सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं बनते। तो इसका मतलब आप सेविंग को कंजम्पशन के पैरेलल भी बना सकते हो और नॉन पैरेलल भी बना सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। बस बात। दूसरा, अगर ये कहें कि कंजम्पशन सेविंग और इनकम कर आपस में पैरेलल बन जाए, ये भी हो सकता है। क्यों? इसका स्लोप तो एमपीएस और इनकम कर का स्लोप मैंने कल समझाया था 1 होता है हमेशा, कांस्टेंट भी और 1 भी है ना। क्यों? tan 45 या चेंज इन y अपॉन चेंज इन x से हमेशा चेंज क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या एमपीएस की वैल्यू 1 हो सकती है? अभी तो देखा कि एमपीएस 0 भी हो सकता है और 1 भी, व्हिच मींस जब भी एमपीएस 1 होगा तब ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका सेविंग कर्व और इनकम कर्व पैरेलल हो जाए। ऐसी सिचुएशन में एमपीसी 0 हो जाता है, वो भी मैं करके दिखा रहा हूँ। एमपीसी 0 मतलब स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब चेंज इन y 0। तो जब आपका कंजम्पशन कर्व बिल्कुल पैरेलल बन जाएगा, उस सिचुएशन में सेविंग और इनकम कर्व क्या हो सकते हैं? पैरेलल हो सकते हैं। वो करते हैं डिस्कस, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मैं आपको एक बारी डेरिवेशन अपोजिट साइड से बता देता हूँ कि अगर आपको सेविंग गिवन है तो उससे आप कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रिवर्स साइड करते हैं, जिसके अंदर अब हम ये समझ रहे हैं डेरिवेशन की सेकेंड केस, अगर आपको सेविंग कर्व गिवन है तो उससे कंजम्पशन कर्व कैसे निकलेगा, ठीक है। कुछ सिंपल है। सेविंग कर्व गिवन है तो अपवर्ड स्लोपिंग जो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 पे टच करेगा और आगे ऊपर जाएगा। इनकम कर्व हमें पता है 45 डिग्री लाइन है, इसके लिए मुझे उनका गिवन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है ना, सिंपल, जब इनकम का लेवल 0 है तो आपकी सेविंग्स कुछ नेगेटिव होंगी, सी बार 0, इतना ही गैप कहाँ होगा? पॉजिटिव। तो इसको ए डैश मानते हुए इसको सी बार लिख लेते हैं। नेक्स्ट, अगर एस 0 है तो हमने अभी पढ़ा एस 0 और वाई सी प्लस एस होता है, ये 0 हो गया तो y और c आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इस पार्ट पर ये इनकम कर्व था, इनकम और c आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। दो पॉइंट से केवल एक लाइन पास कर सकती है व्हिच इज नथिंग बट योर कंजम्पशन कर्व, जिसमें c y से बड़ा, cy के इक्वल और c y से छोटा होगा। जो मैंने बोले पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज लिखने होते हैं स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन में। ये इसकी डेरिवेशन है, टफ है, सिंपल सा केस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 45 डिग्री लाइन की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो इसी से समझ जाओगे, हमने डिस्कस भी किया था क्लास में कि सिग्निफिकेंस सिर्फ इतनी है कि y किसके इक्वल होता है? c प्लस s के। तो ये 45 डिग्री लाइन y का तो नाम है, ये हमें हेल्प करती है c और s के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने में, ताकि आप ब्रेक इवन पॉइंट और उससे पहले वाला उसके बाद वाला रिलेशन एस्टेब्लिश कर सको। क्या? y is less than c, y equal to c और y is more than c। So this was all about saving function। अब एक बार इनकी इक्वेशन समझते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, आई होप आपको क्लियर है थोड़ा बहुत जितना हमने अभी तक किया। मैं उसको प्योरली मैथमेटिक्स में ना ले जाकर अलग से करा रहा हूँ, समझ आने से। हमारी मैथमेटिक्स में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, y is equals to mx plus c। मैं डेरिवेशन समझा रहा हूँ बेटा, जिनके पास मैथ्स है वो ऐसे कर लो, अदरवाइज दूसरा तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। y का मतलब होता है y वेरिएबल, y एक्सिस पे वेरिएबल क्या है हमारा? s और c। तो हम पहले कंजम्पशन की निकालते हैं, तो कंजम्पशन फंक्शन इक्वल टू m क्या होता है? दो से मैथ्स वो रिलेट कर पाएंगे, m का मतलब स्लोप होता है। तो कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या बताया था मैंने आपको? एमपीसी। x का मतलब x वेरिएबल, y इनकम, और c होता है इंटरसेप्ट। तो हमने किया ना बेटा, कंजम्पशन कर्व का इंटरसेप्ट क्या है? c बार। तो मेरी इक्वेशन बन गई c इज इक्वल्स टू c बार प्लस एमपीसी के लिए हम एक शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं b बार, ठीक है। अदरवाइज आप सिंपल देखो, कंजम्पशन कर्व अगर मैं सिंपली ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा कंजम्पशन कर्व है, तो इसमें देखो दो हिस्से हैं। एक तो ये वाला हिस्सा जिसे हम क्या बोलते हैं? सी बार, जो इनकम के लेवल पे डिपेंडेंट ही नहीं है, इनकम 0 हो चाहे इनकम बहुत ज़्यादा हो, बट तब भी आप अपनी लाइफ को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करते हो, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। दूसरा हिस्सा कौन सा बेटा? ये ऊपर वाला, जो क्या है? पॉजिटिवली रिलेटेड है विद चेंज इन वाई। तो हम चेंज इन वाई का कुछ हिस्सा क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। इस टाइप ऑफ कंजम्पशन को क्या बोलते हैं? हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो बेटा देखो ये हो गया सी बार, और ये क्या है? चेंज इन वाई का कुछ हिस्सा आपने जो कंज्यूम किया उसे हम बोलते हैं बी वाई। इनकम का कितना परसेंट आप कंज्यूम में डालोगे कंजम्पशन में? बी वाई। तो दोनों को ऐड करेंगे, आपको कंजम्पशन क्या मिल गई? सी बार प्लस बी वाई।
ऐसे अगर मुझे सेविंग की निकालनी है तो क्या बनेगी बेटा, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब y c की इक्वेशन क्या है, सी बार प्लस बी बार प्लस एस, तो s की वैल्यू क्या बन गई, सी बार बदल गया माइनस सी बार, इसको थोड़ा सिंपल लिखते हैं, और प्लस y में से बी वाई माइनस, तो इक्वेशन बन गई माइनस सी बार ब्रैकेट में 1 माइनस बी इक्वल टू सेविंग। बस आपकी सेविंग इक्वेशन बनती है और यहाँ की कंजम्पशन इक्वेशन बनती है। दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करती है और दोनों आपस में क्या है, लीनियर। मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल जब भी आएंगे वो इन्हीं दोनों के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिनसे आपको मल्टीपल आइटम्स निकालनी होती है। ठीक है, लास्ट पार्ट कर लेते हैं इस पार्ट, इस कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन का, विच इज रिलेशन बिटवीन एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस। ठीक है, सिंपल है, वो ज़्यादा टिकड़म नहीं है, बहुत सिंपल सा केस है। या अगर मैं आपको कहूँ कि y के दो हिस्से हैं c प्लस एस, दोनों पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं y से, डिवाइड बाय y, तो इक्वेशन क्या बन गई, y बाय y इक्वल टू c बाय y प्लस s बाय y। ये तो कट के बंद हो गया, c बाय y क्या होता है apc, और ये क्या होता है aps, तो विच मीन्स apc प्लस aps इज इक्वल टू 1। तो एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की हम 1 में से माइनस करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब APC इज इक्वल्स टू 1 में से APS माइनस, या APS इज इक्वल्स टू 1 में से APC माइनस। ठीक है, सेम y के दो पैरामीटर c प्लस s, दोनों का चेंज भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। जितना आपने इनकम में एडिशनल कमाया वो भी तो दो ही जगह जाएगा। अगर मैं पूरी इक्वेशन को चेंज इन y से ही डिवाइड करूँ तो ये क्या बन गई बेटा, कैंसिल करके 1, ये किसका फॉर्मूला होता है एमपीसी का, और ये किसका होता है एमपीएस। तो एमपीसी एंड एमपीएस आर रिलेटेड टू ईच अदर बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, सेम एपीसी एंड एपीएस आर रिलेटेड टू ईच अदर बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर बी एमपीसी था तो 1 माइनस बी का बन गया एमपीएस, 1 माइनस बी, विच मीन्स बी की वैल्यू 0.75, तो इसकी वैल्यू 0.25 आ जाएगी। ठीक है, 0 से 1 के बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। Then, so this was all about consumption, saving function, consumption function, various other topics from first chapter. जो इसी चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। बस एक वो टॉपिक और करते हैं, वी आर डन विद फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। दिस इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सी इन्वेस्टमेंट फंक्शन मेरे लिए सबसे लीस्ट प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत छोटा बनता है, इसमें डिटेल नहीं है ना डायग्राम्स, बट सिंपल समझते हैं। इन्वेस्टमेंट इज अगेन द फंक्शन ऑफ इनकम। जितना ज़्यादा कंट्री के अंदर पैसा कमाया जाएगा उतना ही वो सेव होगा, उतना ही वो इन्वेस्ट भी होगा, सिंपल। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। पर हमने अपनी असम्पशन में बेटा एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट समझी। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब आई बार कांस्टेंट है, तो इसका डायग्राम क्या बनता है, ये वाला, कि I is assumed to be constant, which means वो इनकम के लेवल पे डिपेंडेंट ही नहीं है। आपका I कांस्टेंट चलेगा, ये इनकम के लेवल पे डिपेंडेंट नहीं है, चाहे इनकम का लेवल y1 हो, y2 हो, y3 हो, y4 हो, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये कौन करता है ज़्यादातर, पब्लिक सेक्टर। अजम्पशन में है चाहे, लेकिन स्टिल इसको कर कौन सकता है, पब्लिक सेक्टर, जो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब सरकार को अगर कंट्री में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, तो क्या सरकार लोगों की इनकम पे डिसाइड करेगी कि इनकम है तो हम करेंगे, नहीं, ये उनको करना ही पड़ेगा। तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम। ठीक है, ये तीन इसके पॉइंट्स बनते हैं और इसमें ये डायग्राम बनता है। इसी के अगेंस्ट दूसरी कौन सी होती है बेटा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अभी देखो हमने इंड्यूस्ड कंजम्पशन समझा, सेम लाइन है, क्या लाइन है, कि आपकी इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इनकम लेवल। तो ये कैसी बनती है, अपवर्ड स्लोप। तो यहाँ पे ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर करता है। दूसरा, ये पॉजिटिव रिलेशन लेके चलती है। तीसरा, यहाँ पे ये वेलफेयर मोटिव से की जाती है, लेकिन ये प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, बस सिंपल। ठीक है, एक चीज और समझेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि कंट्री के अंदर कितना तुमने कैपिटल स्टॉक में फॉर्म किया, एसेट या लायबिलिटी को इंक्रीज किया, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। इसी में छोटा सा सब टॉपिक आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बहुत छोटा सा डिसीजन है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है बेटा, दो पार्ट्स आते हैं, एक MEI और एक ROI। देखो ROI से चलते हैं। ROI का मतलब होता है बैंक से पैसा बोरो होगा
फर्म्स के द्वारा। फिर फर्म्स उस पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसी इन्वेस्टमेंट में। तो जब ये बोरो होगा तो ये किसी ना किसी इंटरेस्ट रेट पे होगा, सिर्फ 9% पे होगा। इसी 9% को क्या बोलते हैं, आरओआई बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये बढ़ गया इंटरेस्ट रेट तो तुम्हें महंगा पड़ेगा लोन लेना। लोन महंगा होगा तो हम अमाउंट कम कर देंगे, अमाउंट कम की तो आगे इन्वेस्ट भी कम होगा, हेंस इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाएगी, कम। तो इसमें और इसमें कैसा रिलेशन है बेटा, नेगेटिव। तो आरओआई क्या है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। अब एमईआई क्या होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि एक इन्वेस्टमेंट में अगर आपने 100 रुपये लगाए तो 100 रुपये एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपने 100 की थी तो एडिशनल रिटर्न्स कितने मिले, रिटर्न्स को हम यील्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यील्ड। सपोज 50 रुपये की यील्ड मिली तो हम क्या कहेंगे बेटा, 5 रुपये की मानते हैं। ठीक है, 5 रुपये की आपने एनुअल यील्ड कमाई। इसकी जगह एक काम करते हैं, 15 रुपये की यील्ड कमाई, उसमें से 5 रुपये के आपने एक्सपेंसेस कर दिए उसको कमाने के लिए। जैसे मैंने 100 रुपये किसी प्लांट बिल्डिंग में लगाए, उसमें से मुझे 15 रुपये का सेल रेवेन्यू आया और मैंने उसको कमाने के लिए 5 रुपये खर्च किए, तो नेट यील्ड कितनी हुई बेटा, 10 रुपये। अब एमईआई कहता है नेट यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस का मतलब कॉस्ट कितनी है, तो ये कितना हो गया बेटा, 10 डिवाइड बाय 100 विच इज 10%। तो हम कहेंगे एमईआई आरओआई से ज्यादा है तो इन्वेस्ट कर दो, अगर ये कम है तो इन्वेस्ट मत करो, अगर ये इक्वल है तो इनडिफरेंस आ गया। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं। तो ये डिसाइड होता है बाकी सारे पैरामीटर्स पे कि कोई और फैक्टर है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो वो कैसा है। इफ इट इज फेवरेबल कर दो, नहीं है तो मत करो। एग्जाम्पल, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगले साल इसमें बम्पर रिटर्न्स आएंगे तो कर दो, अगर कोई और क्वालिटेटिव फैक्टर फेवरेबल नहीं है तो मत करो। सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको ये सब क्लियर है। सो आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। स्टिल अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि ये इंपॉर्टेंट था और हमने डिस्कस नहीं किया है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई ट्राई टू टेक अप इट नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए स्टडी जस्ट इन द राइट वे। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट टू गेट अपकमिंग वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इक्विलिब्रियम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी वेरी क्रूशियल फ्रॉम दिस चैप्टर। और एक लास्ट वीडियो करेंगे एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड में। 4 वीडियोस तक का मेरा प्लान है और 1-2 न्यूमेरिकल्स उसी में ट्राई करेंगे, हो पाएगा, अदरवाइज एक छोटी सी वीडियो न्यूमेरिकल की करेंगे। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट फंक्शन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।